नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गुप्तकाल व गुप्तकालीन कला के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे हम दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कुषाण काल, गांधार व मथुरा शैलियों का अध्ययन किया था और पिछले अध्ययनों से यह तो आप समझ ही चुके होंगे कि राजा द्वारा स्वीकार्य धर्म संस्कारों ने सदैव कला को प्रभावित किया है। तो आइए आज ये जानते हैं कि कुषाणों के पश्चात ये गुप्त कौन थे और कैसे भारत के सम्राट बने, इस वंश के प्रमुख राजा कौन हुए और कैसा था उनका शासन और उनका कला प्रेम। तथा दूसरे भाग में हम इस काल में प्राप्त हुई प्रमुख मूर्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप ये जान लें कि कुषाणों और गुप्त राजाओं के बीच भारशिवों का शासन भारतवर्ष में रहा। भारशिवों ने कुषाणों की जड़ उखाड़ने का जो काम आरंभ किया, उसे उनके उत्तराधिकारी वाकाटकों ने पूरा और तीसरी शती के अंत होते होते कुषाण सम्राट व उनके उत्तराधिकारी क्षत्रप तक समाप्त हो गए। इस बीच साकेत प्रयाग प्रदेश में एक नई महाशक्ति का उदय हो रहा था। लगभग 275 ईस्वी के यहाँ गुप्त नामक एक राजा था, जिसके पौत्र चंद्रगुप्त, जिसका समय 319 से 340 ईस्वी माना जाता है, इस चंद्रगुप्त का विवाह लिच्छवी के गणतंत्र शासकों की एक कन्या से हुआ। ये संबंध गुप्तवंश के उत्कर्ष का एक मुख्य कारण हुआ। चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त, जिसका समय लगभग 340 से 380 ईस्वी रहा है, इस समुद्रगुप्त का रण कौशल अद्वितीय था। उसने भारतवर्ष विजय करके अश्वमेध यज्ञ किए। भारत में उसका साम्राज्य स्थापित होने पर काबुल और तुखारिस्तान के कुषाण वंशी राजा ने तथा सिंघल आदि सब भारतीय द्वीपों के राजाओं ने भी उसका आधिपत्य स्वीकार किया। समुद्रगुप्त जैसा बड़ा विजेता था, वैसा ही सुशासक भी था। कला और संस्कृति का भी वह बहुत बड़ा पोषक और उन्नायक था। वह स्वयं वीणा बजाता था और एक अच्छा कवि था। उसके दरबारी कवि हरिशेन की रचना उच्च कोटि की मानी गई है और इसके बाद गुप्त वंश का उत्कर्ष उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। तो समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अपने पिता से भी अधिक समृद्ध, सुसंस्कृत और वैभवशाली हुआ। उसने अपने साम्राज्य से प्राणदंड उठा दिया। कालिदास संभवतः इसी के समय में थे। यह काल भारत के लिए अत्यंत गौरव का था। यदि हम कहें कि न तो इससे पहले देश की इतनी उन्नति हुई थी और न पुनः कभी, तो यह अत्युक्ति नहीं होगी। समुद्रगुप्त ने अपने दिग्विजय में वाकाटक साम्राज्य को जीतने के बाद चेदी प्रांत का दक्षिणी भाग तथा महाराष्ट्र प्रांत तत्कालीन वाकाटक सम्राट रुद्रसेन के पास रहने दिया था। इस प्रकार छोटा हो जाने पर भी यह साम्राज्य काफ़ी समृद्ध था। फिर समुद्रगुप्त ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता उक्त चंद्रसेन के पौत्र द्वितीय रुद्रसेन से ब्याही थी। इस प्रकार गुप्त और वाकाटक साम्राज्य
आपस में स्नेह से बंध गए। जिस समय उत्तर भारत में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सुराज्य था, उसी समय वाकाटक राज्य पर अपने पति की मृत्यु के कारण अपने नाबालिग बेटे के अभिभावक के रूप में प्रभावती गुप्त राज्य कर रही थी। इस प्रकार सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त प्रभाव वाकाटक राज्य पर भी व्याप्त था। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त, जिनका समय 415 से 455 ईस्वी माना गया है, इस कुमारगुप्त ने 40 वर्ष तक राज्य किया। इस समय भी भारत में वही अद्वितीय शांति, समृद्धि और संस्कृति विद्यमान थी। कुमारगुप्त ने नालंदा में एक महाविहार की स्थापना की, जो आगे चलकर वहाँ के महान विश्वविद्यालय के रूप में परिणित हुआ। किंतु इस सुख शांति में उत्तर पश्चिमी सीमांत पर हूणों के खूनी बादल घिर रहे थे। आप समझ रहे हैं, हूण यहाँ पर उत्पात मचाने लगे थे। कुमारगुप्त के पुत्र और उत्तराधिकारी सम्राट स्कंदगुप्त के समय में यह प्रलय घटा पंजाब तक आ गई थी, यानी कि हूण खूनी उत्पात मचाते मचाते पंजाब तक आ गए। किंतु स्कंद ने इस दुर्दिन से देश की बखूबी रक्षा की। स्कंद के बाद गुप्त वंश का प्रताप सूर्य ढलने लगा। 528 ईस्वी में उसका स्थान जनता के नेता सुप्रसिद्ध यशोधम्म ने लिया और देश से हूणों का कंटक पूर्ण रूप से निकाल फेंका। अब गुप्तों के कला प्रेम पर बात करते हैं। गुप्तों का कला प्रेम, उत्कृष्ट रुचि उनके युग की प्रत्येक कृति से टपकती है। गुप्तकालीन कला का उत्कर्ष गुप्त साम्राज्य के निश्शेष हो जाने पर भी लगभग 100 वर्षों तक बना रहा। अर्थात जहाँ तक कला का संबंध है, 220 ईस्वी से 600 ईस्वी तक गुप्तकाल गिना जा सकता है। एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा समय है। यद्यपि गुप्त मूर्तिकला वाकाटक मूर्तिकला की ही परंपरा में है, किंतु गुप्त इतने सुसंस्कृत थे और उनकी कलाभिरुचि इतनी सक्रिय थी कि उस काल की समूची कलाकृति पर, चाहे वह गुप्त साम्राज्य में रही हो, चाहे वाकाटक साम्राज्य में, गुप्त प्रभाव मानना पड़ता है। और इसी कारण उस काल की भारत ही नहीं, द्वीपस्थ भारत तक की मूर्तिकला गुप्त कला कही जाती है। सौंदर्य क्या है, अपनी कृति में उसकी अभिव्यक्ति कैसे करनी चाहिए, इसके तत्व को गुप्तकालीन मूर्तिकार पूर्ण रूप से जानते थे। जैसे कुशल रसोइया चहों रसों से तिक्त और कड़वे तक के स्वादु से स्वादी व्यंजन बनाता है, जो हमें आपको एक से एक बढ़कर लगते हैं, उसी प्रकार ये कलाकार भी समस्त रसों की सर्वांगीण अभिव्यक्ति करने में पूर्ण रूप से निपुण थे। उनकी कला में एक साथ भावुकता और आध्यात्मिकता है, गांधीर्य और रमणीयता है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध स्तोत्र जगद्वर कृत स्तुति कुसुमांजलि का यह पद्यांश ओजस्वी मधुर है प्रसाद विशद है उन कलाकारों की कृतियों पर सर्वथा लागू होता है। अर्थात अलंकरणों का कम से कम प्रयोग कर इन कलाकारों ने उसे सार्थक किया है। वस्तुतः अलंकरण का वास्तविक उद्देश्य यह होता है कि कृति में जो कमी रह गई हो उसे पूरा कर दे, उसका अलंकारक हो, आगे और कुछ करने को न रह जाए।
यदि उसके विपरीत अलंकरणों की अधिकता होती है तो साधन न रहकर वे ही साध्य बन जाते हैं। फलतः कृति के ओज और सजीवता की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती। अलंकरण की भूल भुलैया में उलझकर आंखें भी अपने लक्ष्य को नहीं देख पाती हैं। खेद यह है कि अभी तक कोई रिमार्केबल या मार्के का गुप्तकालीन मंदिर या उसका अवशेष नहीं पाया गया है, परंतु निसंदेह गुप्तकालीन राजाओं का कला प्रेम व साम्राज्य का वैभव भारतीय इतिहास में अप्रतिम था व रहेगा। अगली कक्षा में हम इस समय की प्रमुख मूर्तियों की चर्चा करेंगे। तब तक आप आज जो पढ़ा है उसे अध्ययन करते रहें और जानते रहें भारतीय कला के बारे में। धन्यवाद।